नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हमने हमारी जो पिछली वीडियो क्लास थी उस वीडियो क्लास में अपन ठोस पदार्थों के चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ रहे थे और हमने ये देखा कि ठोस पदार्थों को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर चुंबकीय प्रकृति चुंबकीय गुणों के आधार पर 5 भागों में डिवाइड किया गया था। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय और लघु लोह चुंबकीय, इस प्रकार 5 कैटेगरियाँ बनाई गई थी। इससे पहले हमने ये भी देखा था कि किसी भी पदार्थ के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का जो कारण है वो होते हैं गतिशील इलेक्ट्रॉन, यानी गतिशील आवेश है वो उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का कारण है। और हमने ये देखा कि और ये हमें पता भी है कि इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के अंदर 2 प्रकार की गतियाँ करता है। एक तो अपनी ही कक्षा के अंदर जिसे अपन बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन यानी कक्षीय गति, और दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर घूमता है जिसे अपन बोलते हैं स्पिन मोशन यानी चक्रण गति। तो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार की गतियाँ करता है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन के कारण 2 प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र बनते हैं, एक कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और एक चक्रण गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। प्रत्येक चुंबक का या प्रत्येक चुंबकीय क्षेत्र का अपना एक चुंबकीय आघूर्ण होता है और किसी भी इलेक्ट्रॉन के कारण जो नेट या परिणामी चुंबकीय आघूर्ण है उस चुंबकीय आघूर्ण को अपन म्यू से दर्शा रहे थे। और किसी भी इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय आघूर्ण है उस चुंबकीय आघूर्ण का जो परिणामी मान होता है वो परिणामी उसके ऑर्बिटल गति के कारण या उसकी चक्रण गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण और उसकी कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण और उसकी चक्रण गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के सदिश योग के बराबर होता है। कोई पदार्थ अनुचुंबकीय कब होगा, कोई पदार्थ प्रतिचुंबकीय कब होगा? यदि किसी पदार्थ के अंदर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अयुग्मित का मतलब अपनी एक कक्षक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन अकेला रहे। यदि किसी पदार्थ के अंदर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो अपन ये कहेंगे कि पदार्थ की जो चुंबकीय व्यवहार है वो अनुचुंबकीय प्रकार का है। यदि किसी पदार्थ के अंदर सारे के सारे ही इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है, पेयर्ड फॉर्म में है, तो अपन ये कहेंगे कि पदार्थ जो है वो प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है। अब जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन का एक एटम है, अपन इसके बारे में पिछले वीडियो में भी चर्चा कर रहे थे, लेकिन वो कल की जो बात है वो बीच में रह गई थी। मैं वहीं से शुरू करता हूँ। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम के पास अपने को पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 2 प्रकार की गतियां कर रहा है। एक तो कक्षकीय गति और दूसरी प्रकार की है चक्रण गति। कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो चुंबकीय आघूर्ण है उसे अपन मान लेते हैं म्यू एल। कक्षीय चक्रण गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण है उसे मान लेते हैं म्यू एस। परिणामी जो आघूर्ण है इस इलेक्ट्रॉन का म्यू परिणामी इज इक्वल टू म्यू एल प्लस म्यू एस सदिश योग के बराबर है। ये धनात्मक भी हो सकता है, यानी यहाँ चिन्ह धनात्मक का भी हो सकता है, ऋणात्मक का भी हो सकता है, यानी म्यू परिणामी अंतर के बराबर भी हो सकता है दोनों के, और दोनों के योग के बराबर भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब यह अकेला इलेक्ट्रॉन है, इस अकेले इलेक्ट्रॉन का कोई न कोई मान आएगा। यह अकेला इलेक्ट्रॉन, इसकी कोई न कोई वैल्यू आएगी, ये मान 0 नहीं होगा। अब अपन ने क्या किया, 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को मिला दिया। एक हाइड्रोजन परमाणु जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। और जब ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो इनमें उपस्थित 1 इलेक्ट्रॉन आपस में संजित होकर के आपस में साझा करके एक बंध का निर्माण कर लेते हैं। ये बन गया बंध दोनों के बीच में। और अपने को ये पता है कि बंध बनने के बाद एक बंध के निर्माण में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, और जब बंध बनता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में युग्मित हो जाते हैं और दोनों के चक्रण परस्पर एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं।
अगर एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्लॉकवाइज है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। जब तक अकेला हाइड्रोजन परमाणु था तब तक इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद था। इलेक्ट्रॉन कैसा था, अयुग्मित अवस्था में था। और जब तक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहेगा उसका कोई न कोई चुंबकीय आघूर्ण रहेगा, और जब तक पदार्थ का या तत्व का कोई न कोई चुंबकीय आघूर्ण रहेगा तब तक उसकी प्रकृति कैसी होगी, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय प्रकृति का। अकेला हाइड्रोजन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और जब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसका कोई न कोई चुंबकीय आघूर्ण है, और जब इसका कोई न कोई चुंबकीय आघूर्ण है इसका मतलब पदार्थ कैसा है, अनुचुंबकीय। अब हमने क्या किया, हाइड्रोजन परमाणुओं को मिलाकर के H2 अणु का निर्माण कर दिया। जैसे ही हमने अणु बनाया दोनों इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड हो गए। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के कारण यानी इस इलेक्ट्रॉन, अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये आणविक कक्षक में है, एक ही आणविक कक्षक में है दोनों इलेक्ट्रॉन, लेकिन अंतर केवल कहाँ है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए अंतर केवल कहाँ है, अंतर ये है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है अपने अक्ष के ऊपर तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। अपन ये मान लें कि इस इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, दोनों प्रकार की गतियों के कारण कुल मिलाकर इसका जो NS ये एक मैग्नेट बनता है, और इसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मान लेते हैं उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। इस इलेक्ट्रॉन की गति के कारण भी एक मैग्नेट बनता है, उस मैग्नेट, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो दोनों के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र हैं उन चुंबकीय क्षेत्रों की या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशाएं भी एक दूसरे के क्या रहेंगी, विपरीत रहेंगी। तो चुंबक भी एक दूसरे के अपोजिट बनेंगे, N और S। इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ये बन रहा है। दोनों इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों की तीव्रताएं समान हैं, लेकिन दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इसलिए दोनों चुंबकीय क्षेत्र मात्रा में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। इसलिए इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो परिणामी आघूर्ण है उस परिणामी आघूर्ण का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। और जब किसी पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट का मान 0 हो जाता है तो ऐसे पदार्थ को अपन बोलेंगे फिर प्रतिचुंबकीय। अगर पदार्थ में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो पदार्थ की प्रकृति कैसी होगी, अनुचुंबकीय। यदि पदार्थ में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में हैं तो सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको ख़त्म कर देंगे, निरस्त कर देंगे, और जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो ऐसे पदार्थ जिनके लिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट का मान 0 होता है ऐसे पदार्थ होते हैं प्रतिचुंबकीय। और प्रतिचुंबकीय कौन से होंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, युग्मित होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं, युग्मित अवस्था में होते हैं। प्रतिचुंबकीय योग पदार्थों के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, युग्मित अवस्था में होते हैं। और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होता है, 0 होता है। जबकि अनुचुंबकीय जो कंपाउंड होते हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उपस्थित, साथ ही साथ इनके लिए चुंबकीय आघूर्ण इज नॉट इक्वल 0। चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 नहीं होता है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू आती है। आगे बात समझ में। तो ये है कि अपने को ये पता होना चाहिए कि किसी भी पदार्थ की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, चाहे तो वो पैरामैग्नेटिक है, चाहे तो वो डायमैग्नेटिक है, चाहे वो किसी भी प्रकार की है, उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का जो कारण है वो है गतिशील इलेक्ट्रॉन। और गतिशील इलेक्ट्रॉन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, वही चुंबकीय क्षेत्र उस पदार्थ के या उस तत्व के चुंबकीय व्यवहार को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पदार्थों को चुंबकीय प्रकृति के आधार पर या चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों को 5 भागों में क्लासिफाइड किया गया। और हमने ये देखा, एक तो उसमें से बनता है अनुचुंबकीय, एक है प्रतिचुंबकीय, एक लोह चुंबकीय, एक
प्रतिलो चुंबकीय और एक लघु लो चुंबकीय। इस प्रकार ये 5 श्रेणियां बनाई गई हैं, 5 क्लास बनाई गई हैं। किसके आधार पर? चुंबकीय प्रकृति के आधार पर। अब जो मोटे तौर पर जो वर्गीकरण है वो यही है कि पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं या फिर सारे युग्मित हैं। अगर पदार्थ के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो अनुचुंबकीय प्रकृति का, और यदि पदार्थ के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है तो पदार्थ प्रतिचुंबकीय प्रकृति का। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए या ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उनके लिए जो चुंबकीय आघूर्ण है म्यू, उस चुंबकीय आघूर्ण म्यू का कोई न कोई मान आएगा। जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए जो चुंबकीय आघूर्ण है मैग्नेटिक मोमेंट, उसका मान कितना आएगा? 0 आएगा। अब ये तो है थ्योरेटिकल बात कि अपन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देख लें, युग्मित इलेक्ट्रॉन है या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, चुंबकीय आघूर्ण है। अगर अपन प्रैक्टिकली पता लगाना चाहिए कि कोई पदार्थ है अनुचुंबकीय प्रकृति का है या प्रतिचुंबकीय प्रकृति का, तो अपन कैसे अपने को कैसे पता चलेगा कि पदार्थ अनुचुंबकीय प्रकृति का है या फिर प्रतिचुंबकीय? अपने को यह पता है कि चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच में चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं। जब अपन एक मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, जैसे मान लो कि अपन ने एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, यहाँ इसका मैग्नेट का N सिरा है और यहाँ मैग्नेट का S सिरा है, और एक मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। जिस प्रकार विद्युत बल रेखाएं होती हैं उसी प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं भी होती हैं, और ये चुंबकीय बल रेखाएं N सिरे से निकलकर S सिरे में प्रविष्ट करती हैं। इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। N सिरे से निकलकर ये S में प्रविष्ट करती हैं। यानी ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड को किसने बना रखा है? मैग्नेटिक फील्ड को बना रखा है चुंबकीय बल रेखाओं ने। मैग्नेटिक फोर्स जो लाइन है उन लाइनों ने इसको बना रखा है। अब कोई पदार्थ है हमारे पास, उस पदार्थ को कैसे आइडेंटिफाई करें अपन कि वो पैरामैग्नेटिक नेचर का है या फिर वो डायमैग्नेटिक नेचर का है? जब अपन किसी पदार्थ को, कोई अननोन सब्सटेंसेज है अपने पास, कोई अज्ञात पदार्थ है, हमें नहीं पता है कि वो अनुचुंबकीय प्रकृति का है या फिर प्रतिचुंबकीय है, हमने क्या किया? उस पदार्थ को 2 चुंबक के 2 सिरों के बीच उपस्थित इस चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। अपन ने हमारे पास एक पदार्थ है, ये चुंबक का N सिरा है और ये चुंबक का S सिरा है। हमारे पास ये अननोन पदार्थ है, हमने इसको चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच में रख दिया, यानी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। अगर ये पदार्थ अनुचुंबकीय प्रकृति का है, दैट मीन्स अगर इसके अंदर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, कोई अकेला इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में उपस्थित है या फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो ये क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र को अपनी ओर आकर्षित करेगा या चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होगा, और चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित कर देगा। चुंबकीय बल रेखाएं हैं, उन चुंबकीय जो कि बाहर की ओर जा रही हैं, उन सभी चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर खींच करके अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, और जो बाहर की ओर जो चुंबकीय रेखाएं जा रही थी वो चुंबकीय बल रेखाएं अब इस पदार्थ में से होकर के गुजरने लग जाएंगी। चुंबकीय बल रेखाएं इस पदार्थ की ओर आकर्षित हो जाएंगी। पहले जो स्प्रेड यानी फैली हुई थी, अब वो फैल करके इस पदार्थ में से होकर गुजरने लग जाती हैं। यदि पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, या किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाएं उस पदार्थ में से होकर गुजरने लगती हैं, तो ऐसे पदार्थ को अपन कौन सा पदार्थ कहेंगे? ऐसे पदार्थ को अपन कहेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ। ऐसे पदार्थ को अपन कहेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ। यानी जब अपन ने किसी अज्ञात पदार्थ को चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच रखा, यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो यदि चुंबकीय बल रेखाएं पदार्थ में से होकर गुजरने लग जाएं, अधिकाधिक चुंबकीय बल रेखाएं पदार्थ में से होकर गुजरने लग जाएंगी, इसका मतलब है कि पदार्थ की जो प्रकृति है वो कैसी हो गई? अनुचुंबकीय प्रकृति हो गई। यानी पदार्थ कैसे हो गए? अनुचुंबकीय। और यदि इसके विपरीत हो जाए, हमने किसी अज्ञात पदार्थ को चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच रखा, यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखा, और चुंबकीय बल रेखाएं पदार्थ में से गुजरने की बजाय पदार्थ से दूर हटने लगती हैं,
यानी हमने एक अननोन सब्सटेंसेज, अपने पास अननोन पदार्थ है और हमने इसको चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रखा, तो चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो पदार्थ से दूर प्रतिकर्षित होने लगती हैं, पदार्थ से दूर होकर जाने लगती हैं। यानी चुंबकीय बल रेखाओं को इसने क्या कर दिया, प्रतिकर्षित कर दिया। ऐसे पदार्थ को अपन कहेंगे प्रतिचुंबकीय। तो आप समझ गए होंगे कि किसी पदार्थ की जो चुंबकीय प्रकृति है कि वह अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय, उसका निर्धारण यदि अपन प्रैक्टिकली करें तो अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। हम पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखेंगे, यदि पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है तो वह अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा, और यदि वो चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करता है तो वो प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा। पदार्थ अनुचुंबकीय है, इसका मतलब ये है कि पदार्थ के अंदर कोई न कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और यदि पदार्थ प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है, इसका मतलब है पदार्थ के अंदर उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है, पेयर्ड फॉर्म में है। तो ये हो गया अनुचुंबकत्व और प्रतिचुंबकत्व के बारे में। अब ठोस पदार्थों को चुंबकीय प्रकृति के आधार पर या चुंबकीय गुणों के आधार पर पांच भागों में डिवाइड किया अपन ने। एक तो था अनुचुंबकीय, यानी पैरामैग्नेटिक। दूसरी कैटेगरी है हमारी प्रतिचुंबकीय, यानी डायामैग्नेटिक। तीसरी जो कैटेगरी है हमारी वो है लोह चुंबकीय, लोह चुंबकीय यानी फेरो मैग्नेटिक। चौथी कैटेगरी है उसे अपन बोलते हैं प्रतिलोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय यानी मैग्नेटिक। और जो पांचवी है उसे अपन बोलते हैं यानी फेरी मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक। इस प्रकार पदार्थों की पांच कैटेगरी बनाएगी। अब अनुचुंबकीय के बारे में हमने ये पढ़ लिया कि अनुचुंबकीय का मतलब है ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, या फिर ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ऐसे पदार्थों को अपन अनुचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। यदि अपन इसका एग्जाम्पल की बात करें, यदि अपन इसके एग्जाम्पल देखें तो जैसे अनुचुंबकीय पदार्थों में जैसे O2 अणु है और कॉपर +2 है, Fe+3 है, ये ऐसे पदार्थ हैं। और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उन पदार्थों को अपन अनुचुंबकीय की श्रेणी में रख देते हैं। दूसरा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय का मतलब है कि उनमें कोई न कोई सभी इलेक्ट्रॉन कैसी अवस्था में है, युग्मित अवस्था में है, ऐसे पदार्थों को अपन प्रतिचुंबकीय कैटेगरी में रखेंगे। इसके बारे में भी अपन ने पढ़ लिया। एग्जाम्पल में अगर देखें अपन तो बहुत से पदार्थ हैं जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं, जैसे कि NaCl है, H2O है, H2 है, बेंजीन है, C6H6। इस प्रकार के बहुत से पदार्थ हैं जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं। उन सभी पदार्थों को अपन डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की कैटेगरी में रखेंगे, यानी पदार्थों की श्रेणी में रखेंगे। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय आघूर्ण μ इज नॉट इक्वल 0, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय आघूर्ण μ इज इक्वल टू 0, ऐसा होता है।
अब तीसरी 3 और बच गए हमारे पास, लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय और लघु लोह चुंबकीय। इन तीनों को समझने के लिए, इन तीनों को समझाने के लिए डोमेन का कंसेप्ट दिया गया है। इन तीनों को डोमेन के आधार पर समझाया गया है। अब अपन लोह चुंबकीय को समझते हैं डोमेन के आधार पर। लोह चुंबकीय पदार्थों का जो सबसे उत्तम उदाहरण है वो है लोहा, आयरन, और लोहे से ही लोह चुंबकत्व बना है। अब अपन लोहे आयरन की बात करें, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय वो दो मेजर जो क्लास हैं वो हो गई। अब अपन अनुचुंबकत्व की ही कुछ और क्लासें पढ़ रहे हैं, जैसे लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय और लघु लोह चुंबकीय। ये क्या है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। इन तीनों को समझाने के लिए अपन डोमेन के कंसेप्ट की चर्चा करते हैं। इन तीनों को समझाने के लिए डोमेन का उपयोग किया गया, डोमेन का सहारा लिया गया है। अब डोमेन क्या चीज़ है, इसे समझने के लिए अपन जैसे आयरन का एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास है आयरन परमाणु, और आयरन पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर पर आता है, 26 पर है। यानी इसका जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, वो कितना होता है, 26। यदि अपन इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6, 10, 20 और 6, 26। इस प्रकार आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। जब अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं, n-1d के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हैं इसके 1, 2, 3, 4, d में 6 इलेक्ट्रॉन भरने अपने को, तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये तो हो गया 3d जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे अपन ने। इसी प्रकार बाहर वाला कोष है इसका 4s जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब आयरन का जो ये एक परमाणु दिख रहा है अपने को, इस अकेले परमाणु के अंदर हमें दिख रहा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो ये जो आयरन का परमाणु है ये प्रकृति में कैसा हो गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित, इसलिए प्रकृति में कैसा हो गया, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब ये अकेले इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों को अपन कह रहे हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जो 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ हैं उन्हें अपन कह रहे हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर किसी पदार्थ में सारे इलेक्ट्रॉन इसी अवस्था में हो, युग्मित अवस्था में हो, तो प्रतिचुंबकीय। और यदि कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, चाहे वो एक ही हो या एक से अधिक, कितने भी प्रकार के या कितनी भी संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो फिर पदार्थ कैसा हो गया, अनुचुंबकीय। मतलब इस अवस्था को देखकर हम केवल इतना ही आइडिया लगा सकते हैं कि आयरन का जो एक परमाणु है ये चुंबकीय व्यवहार के आधार पर प्रकृति में कैसा हो गया, अनुचुंबकीय प्रकृति का हो गया। अब हम आयरन के एक बड़े क्रिस्टल की बात करते हैं। आयरन, ये आयरन का एक बड़ा क्रिस्टल है और हमें यह पता है कि इस आयरन के एक परमाणु के अंदर यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो आयरन के इस प्रत्येक परमाणु का कोई न कोई क्या है, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण यानी इस परमाणु का कोई न कोई चुंबकीय आघूर्ण है, क्योंकि यह परमाणु कैसा है, अनुचुंबकीय, और अनुचुंबकीय पदार्थों का कोई न कोई चुंबकीय आघूर्ण होता है। और यदि इसका चुंबकीय आघूर्ण है तो अपने को यह भी पता है कि चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है, यानी चुंबकीय आघूर्ण की या चुंबकीय क्षेत्र की कोई न कोई दिशा होती है। अब अपन आयरन के इस क्रिस्टल की बात करते हैं। इस क्रिस्टल के अंदर आयरन के बहुत से यानी असंख्य परमाणु मौजूद हैं। अपन ये मान लेते हैं कि हमारे पास आयरन का एक ये परमाणु है, एक आयरन का ये परमाणु है, ये आयरन का एक परमाणु है, ये आयरन का एक परमाणु है, एक परमाणु ये है आयरन का। इस प्रकार इसमें आयरन के बहुत से परमाणु उपस्थित हैं। एक ये परमाणु है, एक ये परमाणु है। इस प्रकार आयरन का एक अपने पास आयरन क्रिस्टल का एक टुकड़ा है। इस टुकड़े के अंदर आयरन के बहुत से परमाणु हैं। अपन ने केवल कुछ परमाणु अपने बोर्ड पर इंगित किए हैं।
प्रत्येक परमाणु का अपना एक चुंबकीय आघूर्ण है और उस चुंबकीय आघूर्ण की कोई न कोई दिशा है। जब इस आयरन क्रिस्टल को हमने लिया है तो इस आयरन क्रिस्टल के अंदर जितने भी आयरन परमाणु हैं उनका प्रत्येक का अपना एक चुंबकीय आघूर्ण है और ये आयरन परमाणु अनियमित रूप से बिखरे हुए हैं और जब ये अनियमित रूप से बिखरे हुए हैं तो इनके चुंबकीय जो आघूर्ण है वो भी अनियमित रूप से यानी जिग जैग डिस्ट्रीब्यूट हैं। अपन ये मान लेते हैं कि इस आयरन परमाणु के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा ये है। इस आयरन परमाणु के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ उसकी दिशा ये है। इस आयरन परमाणु के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ उसकी दिशा ये है। इस आयरन के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ उसकी डायरेक्शन मान लेते हैं ये है। इस आयरन के कारण जो उत्पन्न हुआ उसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है। इस प्रकार प्रत्येक आयरन परमाणु का अपना एक चुंबकीय आघूर्ण है और वो चुंबकीय आघूर्ण अनियमित रूप से वितरित है। इस आयरन परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण इस दिशा में है, इसका इस दिशा में है, यानी सबके अलग अलग दिशा में है। जैसे अपन माने कि ये आयरन परमाणु और ये आयरन परमाणु इन दोनों के चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में है और ये आयरन परमाणु और ये आयरन परमाणु दोनों के चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में है। ये आयरन परमाणु और ये आयरन परमाणु दोनों के चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में। ऐसे और भी बहुत से हैं। जिस प्रकार इन दोनों के चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में है, इसी प्रकार ये क्रिस्टल बहुत बड़ा है और उसमें असंख्य आयरन के परमाणु हैं। यहाँ केवल अपने पास 2 ऐसे परमाणु दिख रहे हैं अपने को जिनके चुंबकीय आघूर्ण की दिशा नीचे की ओर है। इसी प्रकार के और भी बहुत से परमाणु उपस्थित हैं इस क्रिस्टल में जिनके चुंबकीय आघूर्ण नीचे की ओर है। तो नीचे की ओर यानी इस दिशा के अंदर जो जितना परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होना चाहिए वो चुंबकीय आघूर्ण जितने भी परमाणु हैं जिनके चुंबकीय आघूर्ण नीचे की ओर हैं उन सभी के चुंबकीय आघूर्णों के योग के बराबर हो जाएगा। या जैसे मान लो कि हमारे पास 2 हैं, इसका चुंबकीय आघूर्ण भी म्यू, इसका चुंबकीय आघूर्ण भी म्यू, तो नीचे की ओर जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण है रिजल्टेंट परिणामी का जो मान हो गया वो म्यू प्लस म्यू। अगर 2 हैं तो 2 के बराबर, 3 है तो 1 म्यू और आ जाता, 4 होते तो 1 म्यू और, इस प्रकार से इनके योग के बराबर हो जाता। यानी इस दिशा के अंदर चुंबकीय आघूर्ण ये हो गया। इसी प्रकार इस दिशा में भी जैसे मान लो कि 1 है 2 हैं, इन दोनों जो परिणामी आघूर्ण है वो इन दोनों के आघूर्णों के योग के बराबर हो जाएगा। तो अब ये मान लें अपन कि इस दिशा के अंदर इस दिशा में यानी नीचे की ओर चुंबकीय आघूर्ण रखने वाले हमारे पास कुल 10 एटम हैं और वो सभी 10 के 10 एटम जुड़ करके एक साथ नीचे की ओर आघूर्ण उत्पन्न कर रहे हैं। यानी उन 10 परमाणुओं का एक समूह बन गया और वो समूह किस दिशा में आघूर्ण लगा रहा है, किस दिशा में आघूर्ण उत्पन्न कर रहा है, नीचे की दिशा में। मैं इसी क्रिस्टल को यूं बना रहा हूं, नीचे की दिशा में लगने वाले जो 10 परमाणु हैं उन सभी के चुंबकीय आघूर्णों को मैं इस प्रकार से व्यक्त कर रहा हूं। यानी 10 परमाणु ऐसे हैं जो नीचे की दिशा में चुंबकीय आघूर्ण लगा रहे हैं। इसी प्रकार मान लो कि 10 ऐसे हैं जो ऊपर की दिशा में चुंबकीय आघूर्ण लगा रहे हैं, 10 ऐसे हैं जो इस दिशा में चुंबकीय आघूर्ण लगा रहे हैं। यानी ये परमाणु का एक गुच्छा है। ये जो मोटे तीर के निशान बनाए हैं मैंने, इसका मतलब है कि 10 परमाणु ऐसे हैं जो नीचे की ओर चुंबकीय आघूर्ण क्रिएट कर रहे हैं, 10 ऐसे हैं जो ऊपर की ओर क्रिएट कर रहे हैं, 10 ऐसे हैं जो इस साइड में क्रिएट कर रहे हैं, 10 परमाणु ऐसे हैं जो इस दिशा में चुंबकीय आघूर्ण लगा रहे हैं, 10 ऐसे हैं जो इस दिशा में लगा रहे हैं, 10 ऐसे हैं जो इस दिशा में आघूर्ण क्रिएट कर रहे हैं। इस प्रकार से बहुत से अलग अलग दिशाओं के अंदर चुंबकीय आघूर्ण लगा हुआ है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है। पर्टिकुलर कोई दिशा नहीं है। 10 परमाणुओं का ये समूह जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर चुंबकीय आघूर्ण लगा रहा है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कर रहा है, परमाणुओं के इस समूह को जिनके चुंबकीय आघूर्णों की दिशा एक ही है,
अपन ने इन सब परमाणुओं को, आयरन परमाणुओं को एक साथ कलेक्ट करके बता दिया मैंने कि ऐसे क्रिस्टल में बहुत से परमाणु हैं जो नीचे की ओर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कर रहे हैं। परमाणुओं का ये वो समूह है जो क्रिस्टल के अंदर एक ही दिशा के अंदर, एक पर्टिकुलर दिशा में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कर रहा है। परमाणुओं के इस समूह को अपन, या इस समूह को अपन नाम दे देते हैं डोमेन। इसी प्रकार परमाणुओं का एक ऐसा समूह भी है जो ऊपर की ओर आघूर्ण उत्पन्न कर रहा है, और ऊपर की ओर जो कुल आघूर्ण है वो सभी परमाणुओं के आघूर्णों के योग के बराबर है। उन सभी परमाणुओं के समूह को अपन ने एक मोटे तीर के निशान से रिप्रेजेंट कर दिया। इसको भी अपन क्या बोल रहे हैं? डोमेन। अब डोमेन क्या हो गया? डोमेन को अपन कैसे डिफाइन करेंगे? डोमेन का मतलब है किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं का ऐसा समूह जो किसी निश्चित निर्धारित या एक ही दिशा के अंदर, ऐसे परमाणु, किसी पदार्थ में उपस्थित ऐसे परमाणु जो एक ही दिशा के अंदर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, परमाणुओं के ऐसे समूह को अपन क्या बोल देते हैं? डोमेन बोल देते हैं। इस आयरन के क्रिस्टल में बहुत सारे डोमेन हैं जो अलग अलग प्रकार से अलग अलग दिशाओं के अंदर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कर रहे हैं। बहुत से डोमेन हैं और जो अनियमित रूप से व्यवस्थित हैं। अब इन अनियमित व्यवस्था के कारण किसी भी दिशा में कोई परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न नहीं हो रहा है, और पदार्थ का जो रिजल्टेंट चुंबकीय आघूर्ण है वो अपन कितना मान रहे हैं? इस अवस्था में शून्य मान रहे हैं। वैसे तो शून्य नहीं है क्योंकि इस डोमेन का अपना एक चुंबकीय आघूर्ण है, इस डोमेन का अपना एक चुंबकीय आघूर्ण है, तो शून्य न करके अपन ये कह दें कि ये जो पदार्थ, लोहे का ये जो टुकड़ा है, ये न तो अनुचुंबकीय है न प्रतिचुंबकीय है। इसे अपन क्या बोलेंगे? इसे अपन कहते हैं अचुंबकीय टुकड़ा। ये लोहे का एक कैसा टुकड़ा है? अचुंबकीय टुकड़ा है जिसमें बहुत सारे डोमेन अनियमित रूप से व्यवस्थित हैं। अब इस लोहे को अपन लौह चुंबकीय क्यों कहते हैं? अपन ने क्या किया? लोहे के इस टुकड़े को, जिसमें बहुत सारे डोमेन अनियमित रूप से व्यवस्थित हैं, लोहे के इस टुकड़े को हमने मैग्नेटिक, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, यानी बाहर का चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में लोहे को रख दिया अपन ने। जैसे हम बाहर के चुंबकीय क्षेत्र में, यानी N और S ध्रुवों के बीच में, चुंबकीय ध्रुवों के बीच में इस लोहे के टुकड़े को रखते हैं, वैसे ही ये सारे के सारे डोमेन एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। यानी जैसे ही हम लोहे के इस टुकड़े के ऊपर बाहर का मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, बाहर का चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र लगाते ही ये सारे डोमेन, यानी हमने क्या लगा दिया? हमने लगा दिया बाहरी चुंबकीय क्षेत्र। बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगाते ही रिजल्टेंट, यानी परिणामतः हमें प्राप्त क्या हुआ? हमें ये प्राप्त हुआ कि जितने भी डोमेन थे हमारे पास, हमारे क्रिस्टल में जितने भी डोमेन थे, वो सारे के सारे डोमेन एक ही दिशा में व्यवस्थित हो गए। हमारे पास जितने भी डोमेन थे वो सारे के सारे डोमेन एक ही दिशा में व्यवस्थित हो गए, एक ही दिशा में अरेंज हो गए। और जब हमने क्या किया? बाहर का मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, तो उसके बाद भी डोमेन की जो व्यवस्था है ये बनी रही। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे पदार्थ जिनको अगर अपन बाहर के चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो वो खुद भी चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं और खुद भी चुंबक बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पदार्थ में उपस्थित जो डोमेन है वो डोमेन बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में सारे के सारे डोमेन एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं और परिणामी रूप से एक रिजल्टेंट चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कर देते हैं, जिसका मान बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अब सभी के चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गए? आपस में जुड़ गए। और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी ये खुद चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं, यानी खुद चुंबक बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद भी डोमेन की जो व्यवस्था है ये बनी रहती है, ये व्यवस्था भंग या नष्ट नहीं होती है। ऐसे पदार्थों को अपन बोलते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। अब लौह चुंबकीय पदार्थ को अपन कैसे डिफाइन करेंगे? लौह चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनको बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो स्वयं चुंबक की भांति व्यवहार करने लगते हैं या स्वयं चुंबक बन जाते हैं। ऐसे पदार्थों को अपन बोलते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। इसका जो सर्वोत्तम उदाहरण है या सबसे उत्तम उदाहरण है वो है लोहा। इसके अन्य उदाहरण हैं जैसे लोहा है, कोबाल्ट है, निकल है, गैडोलीनियम है, नियोडाइमियम है। ऐसे जो धातु क्रोमियम ऑक्साइड हैं, इस प्रकार के जो पदार्थ हैं वो लौह चुंबकीय पदार्थों के
उदाहरण हैं। लो चुंबकीय पदार्थों का मतलब है इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये खुद चुंबक बन जाते हैं और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी इनका चुंबक तो खत्म नहीं होता है। ऐसे पदार्थों को हम स्थायी चुंबक के निर्माण में प्रयुक्त करते हैं। जैसे लोहे को स्थायी चुंबक बनाने में भी लोहे को प्रयुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार लो चुंबकीय, लघु लो चुंबकीय और प्रति लो चुंबकीय पदार्थों को समझाने के लिए डोमेन की परिकल्पना का उपयोग किया गया। डोमेन के आधार पर अपन आसानी से बता सकते हैं कि कोई पदार्थ लो चुंबकीय क्यों होता है, कोई पदार्थ प्रति लो चुंबकीय व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है और कोई पदार्थ लघु लो चुंबकीय व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है। आई होप कि आज का जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है और मैं ये उम्मीद करूँगा कि वीडियो के साथ साथ आपने अपने जो रफली नोट्स हैं वो तैयार किए हैं। तो वीडियो देखने के बाद आपने नोट्स को पढ़िए और जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन समस्याओं को आप मुझे लिखकर भेज दीजिए। मैं अपनी अगली वीडियो क्लास में आपकी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।